अम्ल क्षार लवण के अंतर्गत जो प्रश्न उत्तर हैं उनके बारे में देख लेते हैं अपन कुछ। देखिए, जो पहला प्रश्न आता है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच संभवतः होगा। भाई, लाल लिटमस पत्थर को जो नीला कर देता है विलयन, वो कौन सा विलयन होता है? क्षारीय विलयन होता है। अपन जानते हैं कि 7 से अधिक पीएच मान वाले जो विलयन है वो सभी कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। तो यहाँ देखिए, 1 ये भी नहीं है, 4 ये भी नहीं है, 5 ये भी नहीं है और 10, तो इसका सही उत्तर है 10। दूसरा आता है कि कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है तो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा? इस विलयन में क्या होगा? जो अंडे का जो कवच होता है वो किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। अपन जानते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है अंडे का कवच। अब जो ये गैस होती है, एक गैस है, कौन सी है? जो चूने के पानी को दूधिया करती है, कौन सी गैस है? CO2 गैस। ये चूने को पानी को दूधिया कर देती है। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया किससे होती है? HCl से होती है। तो यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अगर इसको चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इसकी अभिक्रिया होती है इसकी HCl की। तो इसमें कौन सा है? HCl। तीसरा है NaOH का 10 ml विलयन और HCl के 8 ml विलयन को पूर्णतः क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। मतलब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है यहाँ पर। अगर उसी विलयन का 20 ml ले ले, मतलब NaOH का, तो उसे उदासीन करने के लिए कितने HCl की आवश्यकता होगी? भाई, यहाँ 8 ml लिया या 10 ml था, तो 20 ml के लिए कितनी हो जाएगी? 8 का दुगुना कितना हो गया? 16 ml हो गया। तो इसका उत्तर क्या हो गया? 4 ml नहीं है, 8 ml भी नहीं है, 12 ml नहीं है, 16 ml। तो उत्तर हो गया इसका 16 ml। अगला आता है अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग होता है? पहली है एंटीबायोटिक होती है प्रतिजैविक। एनाल्जेसिक पीड़ाहारी है, दर्द निवारक के लिए रूप में करते हैं। एंटासिड, अपन ने पढ़ा था पीछे कि जो क्षारीयता के कारण और पेट में जलन और दर्द का अनुभव होता है और उससे अपच हो जाती है, तो उसको दूर करने के लिए एंटासिड का उपयोग किया जाता था, दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता था, दुर्बल क्षारक का। तो इसका सही उत्तर है एंटासिड। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्न अभिक्रियाओं के शब्द समीकरण लिखिए और उसके संतुलित समीकरण भी लिखिए। पहली आती है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है, तो इसका एक तो शब्द समीकरण लिखेंगे पहले। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया होती है, दानेदार जिंक। रिएक्शन होती है, देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 विलयन दानेदार जिंक Zn की अभिक्रिया करवाई जाती है, तो क्या बनता है? बनता है ZnSO4 प्लस
H2 गैस, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, जिंक सल्फेट लवण का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। अम्ल की धातुओं के साथ जो अभिक्रिया थी अपन ने जो पाठ में पढ़ी थी, उन्हीं के ये उदाहरण है। दूसरी आती है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस मैग्नीशियम की पट्टी इसकी अभिक्रिया करवाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl प्लस मैग्नीशियम, रिएक्शन होगी, क्या बनेगा यहाँ पर, MgCl2 प्लस H2 गैस, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। देखिए समीकरण संतुलित कर लेते हैं। ये तो समीकरण संतुलित है, इसमें कर लेते हैं अपन। MgCl2 है या हाइड्रोजन गैस बनती है। यहाँ Cl2 कितने हैं, 2, इधर 1 है, इधर लगा दो 2, Mg1 है, Mg1, H2 है, इधर H2 है, तो समीकरण हो गई संतुलित। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया मैग्नीशियम के साथ करवाई जाती है तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। अगला देखते हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस एल्यूमिनियम धातु के साथ अभिक्रिया, एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया होती है। देखिए एल्यूमिनियम सल्फेट, सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, H2SO4 प्लस एल्यूमिनियम, रिएक्शन होती है यहाँ Al2SO4, SO4 थ्राइस प्लस H2 गैस। समीकरण संतुलित कर लेते हैं। Al कितना है, 2 है, इधर लगा दो 2। सल्फेट कितना है, 3 है, इधर कितना है, सल्फेट 3 है, S कितने हैं, 3, तो इधर कितने हैं, 1, तो इधर लगा दो सल्फेट कितने हैं, 3, तो इधर लगा दो 3, तो S कितने हो गए, 3, H2 कितने हैं, 2, इधर 3 दूनी 6, तो इधर लगा दो 3, हो गई समीकरण संतुलित। H2SO4 Al की विक्रिया होती है, एल्यूमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है यहाँ पर। अगली देखते हैं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस लोहे के साथ अभिक्रिया होती है तो बनता है फेरस क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl प्लस लोहा फेरस बन गया यहाँ, फेरस क्लोराइड FeCl2 प्लस H2 गैस यहाँ बन गया। देखो Cl2 2 है, इधर लगा लो 2, Fe कितना 1 है, ये हाइड्रोजन गैस का यहाँ निर्माण हो गया। अपने पास बन गया ये सॉलिड, ये भी सॉलिड और ये है गैस। तो ये रहा अपना 5वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अल्कोहल ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होता है, लेकिन यह अम्ल नहीं होते, एक क्रियाकलाप के द्वारा समझाइए। तो अपन देखते हैं कि जो अम्ल होते हैं वो आयनित होते हैं। देखते हैं अपने एक क्रियाकलाप द्वारा। एक बीकर लेते हैं, बीकर लेते हैं, इसमें दो कीले लगा देते हैं। और इसमें विलयन भर देते हैं, किसका, ग्लूकोज का। इसको जोड़ देते हैं एक बल्ब से और एक बैटरी से। और एक स्विच लगा देते हैं। यह है कीले हैं ये, तो इसमें विलयन भर दिया, किसका, अल्कोहल का या ग्लूकोज का। अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। ये 6 वोल्ट की बैटरी है, विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करते हैं, तो स्विच चालू करने पर यह बल्ब नहीं जलता है, क्योंकि जो ये विलयन है ये आयनों में नहीं टूटता, आयनित नहीं होता है, आयनित नहीं होता है। तो ये विलयन कौन से हैं, अम्लीय नहीं है। अगर इसमें अगर अम्लीय विलयन डाल दे, अम्लीय विलयन डाल दे इसमें, इसकी जगह विलयन अम्लीय हो, अम्लीय हो तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो ये बल्ब जल जाता है, बल्ब जल जाता है, मतलब आयनित हो जाता है, विलयन आयनित हो जाता है। तो जो अम्ल होते हैं वो विद्युत के द्वारा आयनित होते हैं, और आयनित होने के कारण ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और जो ग्लूकोज है और जो अल्कोहल है ये आयनित नहीं होते हैं, इस कारण ये अम्ल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आता है, देखो अगला क्वेश्चन, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों है जबकि वर्षा जल होता है चालक। इसका कारण है कि जो आश्रित जल होता है वो आयनों में विघटित नहीं होता है, इस कारण विद्युत का चालन नहीं करता है। और जो वर्षा जल होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है और वो इस कारण विद्युत का चालन करता है। देखिए जो जल होता है वर्षा जल, H2O प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की जो अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, H2CO3। क्या बनता है, H2CO3 कार्बोनिल अम्ल, कार्बोनिल अम्ल। अब इस कार्बोनिल अम्ल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये आयनों में टूट जाता है। H2CO3 और H2O, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये टूट जाता है। H3O प्लस CO3 प्लस
आयनों में ये आयनित हो जाता है। समीकरण को अपन संतुलित कर लेते हैं। देखिए यहाँ लगा देते हैं 2 और यहाँ 2, समीकरण हो गई संतुलित। देखिए 3 दूनी 6, 2 और 4 6 हो गए। इधर ऑक्सीजन 3 और 1 2 5, 2 और 3 5, समीकरण संतुलित हो गई। कार्बन 1 है 1। तो क्या होता है कि जो कार्बोनिल अम्ल होता है तो ये क्या है कि आयनों में टूट जाता है और इस आयनों में आयनित होने के कारण ही इस जो वर्षा का जल है इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 8वां। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो अम्ल होता है जल में घुलने पर ही वो H+ आयन देता है, तो इस कारण उसका व्यवहार अम्लीय दर्शाता है। वो तो जल में घुलता है जब अम्लीय, जब ये अम्लीय व्यवहार दर्शाता है, क्योंकि जो जल का H+ आयन है वो देता है और ये अम्लीय व्यवहार दर्शाता है। अगला क्वेश्चन आता है 9वां कि 5 विलयन है ABCD और E की जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो pH के मान प्राप्त होते हैं 4, 1, 11, 7 और 9। तो ये कौन से विलयन होंगे? अगर उदासीन है तो उदासीन pH मान अपन ने पढ़ा था कितना होता है 7, pH मान कितना होता है 7। प्रबल क्षारीय कौन सा होगा? इसमें जैसे जैसे बढ़ते हैं अपन तो H+ आयनों की सांद्रता घटती जाती है, तो इसमें प्रबल क्षारीय कौन सा होगा? 11 pH वाला। प्रबल अम्लीय होगा 1, क्योंकि H+ आयनों की सांद्रता ज्यादा है। दुर्बल अम्लीय कौन सा होगा? 4 pH। दुर्बल क्षारीय कौन सा होगा? 9 pH। अब ये कह रहा है कि pH के आयनों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में लिखिए, मतलब बढ़ते क्रम में लिखिए। बढ़ते क्रम में लिखेंगे अपन H+ आयनों की, जैसे जैसे अपन स्केल पर बढ़ते जाते हैं 1 से 14 तक, तो H+ आयनों की सांद्रता घटती जाती है। तो इसमें जो सर्वाधिक pH मान है उसकी आयनों की सांद्रता सबसे कम होगी। तो इसमें 11 किसका है? B का, 1 का। 11 किसका है? C का, C और A है। pH मान कितना है? 11। बढ़ते क्रम में 9 कितना है इसका? दुर्बल क्षारीय 9 pH मान किसका? E का, E लिख लो ब्रैकेट में, और 9 pH। फिर आता है pH को हटा दो 9, फिर आता है 9 के बाद में 7 किसका है? D का, D और A और 7। फिर 4 D का, यहाँ है A और D और 4 pH मान। फिर कौन सा है? B का, B कौन सा है? C वाला, कितना है? 1। तो ये हो गया अपना बढ़ते हुए क्रम में H+ आयनों की सांद्रता का बढ़ता हुआ क्रम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां कि परखनली A और B में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टियां लेते हैं। परखनली A में HCl और परखनली B में एसिटिक अम्ल CH3COOH लेते हैं, तो किस परखनली में बुदबुदाहट के साथ गैस निकलेगी? तो अपन जानते हैं कि जो HCl है वो तो क्या है? प्रबल अम्ल है। HCl तो क्या है? प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल। एसिटिक अम्ल क्या है? दुर्बल अम्ल है। तो जो प्रबल अम्ल होता है वो तेजी से क्रिया करेगा। तो परखनली A में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है
उसमें मैग्नीशियम की पट्टी को डालते हैं तो उसमें तेजी से बुदबुदाहट के साथ गैस निकलती है। तो प्रबल अम्ल होने के कारण तेजी से और गैस निकलती है प्रश्नावली ए में। दूसरा क्वेश्चन आता है, ताजे दूध के पीएच का मान 6 होता है, दही बन जाने पर पीएच मान में क्या परिवर्तन होता है? कि जो अपना दही होता है उसमें क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल बनता है। और जो दही होता है वो खट्टा होता है, तो क्या होगा यहाँ पर? पीएच मान 6 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो पीएच मान क्या हो जाएगा यहाँ पर? पीएच मान 6 से कम हो जाएगा। पीएच मान 6 से कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं 12। एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। तो पहला क्वेश्चन आता है कि ताजे दूध के पीएच के मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है ये? क्योंकि जो बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है? क्षारीय। तो इसको दूध में मिलाएंगे तो दूध को भी कैसा बना देगा? ये क्षारीय बना देगा। तो इसका कारण यही है कि जो बेकिंग सोडा होता है वो क्षारीय होता है और दूध में मिलाने पर वो दूध को भी क्षारीय बना देता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? क्योंकि दही बनने के लिए अम्लीय प्रकृति की आवश्यकता होती है। तो यहाँ दूध में अगर बेकिंग सोडा डाल देते हैं तो यहाँ जो दूध है वो क्षारीय प्रकृति का हो जाता है। दूध क्षारीय प्रकृति का हो जाता है। दूध क्षारीय प्रकृति का होने के कारण दही बनने में क्या अधिक समय लगता है? क्योंकि दही बनने के लिए अम्लीय प्रकृति की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? व्याख्या कीजिए। क्योंकि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो कि जल से आसानी से अवशोषित कर लेता है जल को, और किसका निर्माण कर लेता है? वो जिप्सम का निर्माण कर लेता है। जिप्सम क्या होता है? एक कठोर हो जाता है। फिर ये जिप्सम का निर्माण कर लेता है और इस कारण ये कठोर हो जाता है। इस कारण इसको आर्द्रता रोधी बर्तनों में रखा जाना चाहिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? कि जब अम्ल और क्षार की जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो वहाँ लवण और जल का निर्माण होता है। तो जो अम्ल और क्षार होते हैं वो एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। इस तरीके की अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण देखते हैं अपन। NaOH प्लस HCl रिएक्शन होती है, NaCl बन जाता है, NaCl लवण और H2O जल का निर्माण हो जाता है। जो साधारण नमक होता है उसकी रिएक्शन NaOH प्लस HCl रिएक्शन NaCl प्लस H2O, तो यहाँ बन जाती है। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। दूसरी देखते हैं, CaOH ट्वाइस प्लस H2SO4 रिएक्शन होती है CaSO4 प्लस H2O। CaSO4 और H2O यहाँ जो जल का निर्माण होता है, यहाँ पर यह H2O है, यहाँ कितने हैं? OH 2 है यहाँ पर, तो यहाँ 4 यहाँ लगा लेते हैं अपन 2 H2, तो समीकरण हो गई संतुलित। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दोने का सोडा और बेकिंग सोडा के दो उपयोग लिखिए। इसके उपयोग, इसे सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट।
इसका उपयोग किया जाता है साबुन, कांच, कागज उद्योग, में इसका उपयोग किया जाता है धोने के सोडे का। इसका उपयोग सोडियम यौगिक बनाने में, जैसे बोरेक्स का निर्माण। दूसरा आता है बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं इसे, बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं इसको, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका उपयोग एक तो अपच की स्थिति में पेट की अम्लता दूर करने में, दूसरा है अग्निशामक में सोडा अम्ल बनाने में, तो ये था अपना अम्ल, क्षारक और लवण वाला जो चैप्टर था। इसके जो प्रश्नोत्तर थे अपन ने वो प्रश्नोत्तर देखे, आपको समझ में आ गया होगा। अपना जो वीडियो है इसको अपने साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाए और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें इसको, और जो अपने साथी हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाए, जिससे उसको भी इसका लाभ हो सके। धन्यवाद। आगे के वीडियो में फिर मिलते हैं।